नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। और हम बात करेंगे मई के महीने की मिथुन राशि के लिए और मिथुन लग्न के लिए। क्या लेकर आया है ये महीना आपके लिए, जीवन के किस क्षेत्र में क्या उतार चढ़ाव आ सकता है, आपके कैरियर के बारे में, आपके फैमिली लाइफ के बारे में, पारिवारिक जीवन के विषय में, प्रेम संबंधों के बारे में, शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में हम बातें करेंगे। हम किस चीज़ के लिए बातें कर रहे हैं, किसके बेस पे बात करेंगे? ट्रांजिट के बेस पर, गोचर के बेस पर। तो गोचर का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम गोचर को नहीं समझेंगे तो हम ये समझ नहीं पाएंगे कि अब फिलहाल में ये जो कोरोना वायरस की वजह से इस सभी की कुंडलियां क्या काम करना बंद कर दिया। मतलब क्या है? सभी लोग घर पे बैठे हैं, किसी का काम नहीं चल रहा है, एयरपोर्ट बंद हैं, फ्लाइट उड़ नहीं रही हैं, डॉक्टर लोग भी उन पर काम इतना ज़्यादा है कि वो परेशान हैं, पुलिस भी परेशान है। और ये जो महामारी है लगभग पूरे विश्व में फैल चुकी है। यहाँ मॉस्को रसिया में भी हालत ख़राब है, हर जगह ही यही समस्या है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भाई कुंडलियों में तो हर राशि में तो बुरे योग है नहीं, बहुत अच्छे योग भी बने हुए हैं, किसी की में कम योग हैं, किसी की में ज़्यादा योग हैं, पर सभी प्रॉब्लम में है। क्या चक्कर क्या है? क्या ज्योतिष काम नहीं करता या क्या बात है? एक आंसर है जो भगवान कृष्ण ने दिया है भगवत गीता में। अगर संसार में कोई एक चीज़ निश्चित है तो वो है परिवर्तन, युग परिवर्तन, समय बदलना। तो कोरोना वायरस एक्चुअली एक परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। हर 100 साल में ऐसा कुछ होता रहता है। इससे पहले भी जब स्पेनिश फ्लू आया था तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया था, और स्टार्स लगभग ऐसे ही थे, ग्रह लगभग ऐसे थे, थोड़ा बहुत अंतर था, वो तो होना भी है, जैसा कि अब है जब कोरोना की शुरुआत हुई। तो ये बताता है एक बड़े परिवर्तन को, क्योंकि पृथ्वी की माता की अपनी एक कुंडली है, और जब कोई बहुत बड़ा बदलाव आता है तो ये गोचर हमारी जन्म कुंडलियों पर, पृथ्वी का जो आने वाला जो चेंज है वो हमारी जन्म कुंडलियों पर थोड़ा हावी हो जाता है कुछ समय के लिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी कुंडली का कोई महत्व नहीं है, ऑफ कोर्स है, बहुत महत्व है। जिनकी इस समय अच्छी दशा महादशा चल रही है और ट्रांजिट में भी अच्छा है, भले ही वो घर पर बैठे हों, उनकी रिकवरी वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से होगी। इसके साथ साथ उनका ये जो समय है वो एक तरह से ये मान लीजिए कि चीज़ें रुक गई हैं अपनी जगह, और जैसे ही ईश्वर की तरफ से ये समस्या का सॉल्यूशन आएगा तो वो चीज़ें फिर से शुरू होंगी, और बहुत तेज़ी से। उनके लिए सिर्फ ये एक सपने की तरह होगा, बुरे सपने की तरह जो था, पर अब उसका कोई निशान नहीं है। तो आपकी कुंडली का अभी भी उतना ही महत्व है जितना था, पर यह बात अवश्य है कि ग्लोबल प्रॉब्लम है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, पृथ्वी के हॉरोस्कोप की प्रॉब्लम है। स्वयं जैसे कि बहुत बड़ी चीज़ें होती, जैसे महाभारत हुआ था या फिर कलयुग बदला था सतयुग में, इस तरह से ये भी एक बड़ा चेंज है। और जब भी बड़ा चेंज आता है तो सभी को थोड़ा बहुत कष्ट होता है, पर एक बात है कि रात के बाद सवेरा होता है, और परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो अगर कष्ट है तो कष्ट के बाद खुशियाँ आती हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी आता है, तो ये भी आएगा, इसका सॉल्यूशन भी आएगा। और हमें आशावान रहना है, हमें अच्छी बातें सोचना है, हमको पॉजिटिव रहना है और कर्म करते रहना है, और इस तरह के वीडियो भी देखते रहना है जहाँ पे लिखा हुआ हो कि ऐश भोग, अचानक लाभ और करोड़पति, क्योंकि ये मोटिवेशन देते हैं, ये हमको खुश रखते हैं। और जिसके मन में आशा ही ना हो वो काम क्या करेगा, वो कर्म ही क्या करेगा। ये बात अवश्य है कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष किसी को कर्महीन बनाने के लिए नहीं, बल्कि कर्म में तत्पर करने के लिए ही है। ज्योतिष का तो आधार ही कर्म है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। हम लोगों ने थोड़े बहुत ज़्यादा ही अच्छे कर्म कर दिए, क्योंकि अगर आकाश में जाएं तो हमारे हेलीकॉप्टर हैं, अगर हम पहाड़ों पर जाएं तो वहाँ पर भी इंसान है। हिमालय में ऐसी गुफा नहीं बची जहाँ पे इंसान घुस नहीं गया, तो जानवर तो वहाँ रहे नहीं। समुद्र में जाएं तो हमारी पॉलीथीन है, पृथ्वी पर जाएं तो पेड़ नहीं है, हमारे घर खड़े हैं। तो हमने जो इतने ग्रेट कर्म कर दिए हैं, तो उसकी वजह से ईश्वर ने थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया कि भाई मान जाओ,
भाई थोड़ा समझ जाओ, भाई थोड़ी प्रकृति की इज्जत करो, थोड़ा बैलेंस रखो, नहीं तो फिर विनाश होगा। क्योंकि विनाश जरूरी हो जाता है, विनाश जरूरी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि अगर ना हो तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। धर्म स्थापनाए, भगवान कृष्ण ने कहा है, संभवानी युगे युगे। तो ये आवश्यक नहीं है कि कृष्ण भेष, वही भेष धर के कारण आए, उनके तो हजारों भेष हैं। वायरस के रूप में भी कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं कि एक एजेंट है, एक परिवर्तन है जिसका कोई उद्देश्य है, और उद्देश्य अच्छा ही है। हर बुरी समस्या में कोई ना कोई अच्छी शिक्षा भी होती है। बुरे वक्त में ही इंसान सीखता है, कठिन वक्त में ही इंसान सीखता है, और वो निकल भी जाता है। जो सीखता है वो उसको फिर बाद में ज़िंदगी में यूज़ भी करता है। तो हमें इस कठिन वक्त में सीखना है, अपने परिवार का, अपने आसपास वालों का साथ देना है, कुछ सीखना है, अपने कुछ टैलेंट है उनको उभारना है। खैर, बात करते हैं आपकी कुंडली की। आपके लिए अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि आपकी जो ढैया चल रही थी वो कुछ दिनों के लिए अपना असर छोड़ देगी। कुछ दिनों के लिए वो ढैया आपको अच्छा असर देने चलेगी। क्यों? क्योंकि शनि रेट्रोगेट होने वाले हैं 11 मई से, और 15 से गुरु। तो होगा क्या, ये यहाँ पर बैठे अष्टम के शनि सप्तम का रिजल्ट देने लगेंगे, और गुरु भी सप्तम का देने लगेंगे, और ये दोनों सप्तम का जब रिजल्ट देंगे तो आपके लिए शुभ हो जाएंगे। तो आपके लिए अच्छी खबर है, आपके लिए अच्छी खबर है, चाहे आपका लग्न हो, चाहे आपकी राशि हो। राशि वालों के लिए ज़्यादा अच्छी खबर है, क्योंकि जो ढैया लगती है वो राशि पर ही लगती है। ढैया जो लगती है वो राशि पर ही लगती है। तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, मुबारक हो आपको। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इस लॉकडाउन की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से जिन व्यक्तियों का कार्य चला गया है, जिन व्यक्तियों का बिजनेस ठप हो गया है, या फिर जिनको बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही हैं, उनकी रिकवरी फास्ट होगी। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा तो आपको अपॉर्चुनिटी, आपको संभावनाएं मिलेंगी, और आप उसको जल्दी से पकड़ पाएंगे, और आप भूल जाएंगे कुछ समय बाद कि ऐसा कुछ हुआ भी था, ऐसा कुछ हुआ भी था। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको अचानक से धन प्राप्ति की संभावना मिल रही है। हालांकि बदनामी की भी संभावना है, ध्यान रखना है, अपनी मर्यादा का पालन करना है। क्यों? इस बात की भी संभावना है कि आप कुछ धर्म विरुद्ध कार्य कर सकें, या इस तरह की कुछ सिचुएशन बने जो बदनामी लेकर आए, तो अपने कार्यों पे ध्यान रखना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये अष्टम घर है, अष्टम ये अचानक धन का भी है, ये शादी के बाद की लाइफ का भी है, ये घर रिसर्च का भी है, रिसर्च का, ये घर अध्यात्म का भी है, अध्यात्म का भी है। पर यही घर जो है वो स्कैंडल्स, सेक्सुअल स्कैंडल्स, कुछ इस तरह की बातें, बदनामी, समाज में बेइज्जती, उसका भी है, पतन का भी है, इन सब चीज़ों का है। पर चूंकि ये राजयोग है, चूंकि यहाँ पर गुरु और शनि राजयोग में है। राजयोग कब होता है? जब केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी एक साथ बैठ जाते हैं। ये कुंडली है, इसके 12 भाव हैं। एक ये पहला भाव, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, 12वां। इस कुंडली में ये 4 केंद्र हैं। पहला भाव केंद्र है, चौथा भाव केंद्र है, 7वां भाव केंद्र है, और 10वां भाव केंद्र है। इसके अलावा 5वां और 9वां ये त्रिकोण है। इनके स्वामी अगर साथ साथ बैठ जाएं कहीं पर भी, केंद्र त्रिकोण में बैठे तो बहुत अच्छा, पर कहीं पर भी बैठ जाएं तो राजयोग हो जाता है। तो यहाँ पर गुरु जो हैं वो सैजिटेरियस, 9वां जो नंबर होता है वो सैजिटेरियस धनु दिखाता है। तो गुरु उसके स्वामी हैं धनु के और पाइसेज के, मीन के। तो धनु का स्वामी मतलब केंद्र का स्वामी यहाँ पर, और शनि जो है वो कुंभ के स्वामी है, 11 नंबर ये कुंभ का होता है। ये त्रिकोण है, तो केंद्र त्रिकोण का स्वामी अष्टम में बैठा है। तो एक राजयोग मतलब धन लाभ को, राजयोग है तो लाभ देगा। अब लाभ किस चीज का देगा? जिस घर में है उसका ही देगा। तो अचानक से लाभ, लॉटरी, इनहेरिटेंस, इस तरह के चांसेस बन रहे हैं पहली नजर में अगर देखा जाए तो। दूसरा है कि हाँ, तबीयत का ध्यान रखना है। गुरु जो है जीव को दिखाते हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है, क्योंकि गुरु अष्टम में आ रहे हैं। तो आपके अगर बच्चे हैं, आपकी अगर फैमिली लाइफ है, उसमें विशेष ध्यान रखना है कि ईगो को लेकर, किसी छोटी मोटी बात को लेकर कोई झगड़ा ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। धर्म का ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसा कार्य ना करें जो धर्म विरुद्ध हो।
अध्यात्म के लिए अच्छा है। अगर आप किसी धार्मिक किताब को पढ़ते हैं, अगर आप किसी जैसे भगवत गीता या फिर अकल्ट, योगा, योग साधना, मंत्र साधना, इसके लिए एक अच्छा समय है। जब अष्टम में गुरु हैं और शनि है, आपको अध्यात्म की तरफ वो ले जाएंगे, वैराग्य की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि गुरु वृद्धि करेंगे जिसके साथ हैं शनि की। हालांकि ये मकर राशि है, इसमें गुरु जो हैं नीच के होते हैं और व्यक्ति को मेटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी बनाने में भी बड़ा योगदान देते हैं। यहाँ से दोनों ग्रह आपके वाणी के भाव को देख रहे हैं, तो आपकी वाणी बड़ी मेन चीज़ है। अगर आप अपनी वाणी अच्छी रखेंगे, अगर आप अच्छा बोलेंगे, अगर किसी को आप कड़वा नहीं बोलेंगे, तो इस योग का, इस राजयोग का आप ज़्यादा फायदा ले पाएंगे। जहाँ तक कैरियर की बात है, तो कैरियर का जो स्वामी है, मीन राशि पड़ रही है आपकी, वो गुरु है, वो अष्टम में गया है, तो कैरियर में कोई चेंज आ सकता है, कोई बदलाव आ सकता है, आपका जो जॉब है या जो बिजनेस है वो बदल सकता है। अष्टम में जा रहा है तो थोड़े दिन कुछ नुकसान भी हो सकता है थोड़ा बहुत, पर ये आपके लिए ओवरऑल राजयोग बना हुआ है तो लाभ देगा, लॉन्ग रन में लाभ देगा। जैसे ये समस्याएं जो सॉल्व होती हैं, ये लॉकडाउन वगैरह ख़त्म होता है, तो उसके बाद बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपकी रिकवरी बहुत अच्छे से होगी और जो भी आपने खोया उसको आप फिर से हासिल कर पाएंगे नए जॉब के थ्रू। नए जॉब मिलने के चांसेस हैं, जॉब बदलने के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। अगर मंगल की बात करें, नवम में मंगल है और मंगल का गोचर नवम में बहुत अच्छा नहीं है, ना तो मिथुन राशि के ना मिथुन लग्न के लिए। पिता की सेहत का ख्याल रखिए, पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा और खर्चा वगैरह संभाल के कीजिएगा। आपका पिता के ऊपर खर्चा हो सकता है, अचानक से कोई खर्चा आ सकता है, अपनी बहन, पत्नी, माँ, मतलब स्त्री के ऊपर कोई खर्चा आ सकता है। तो अगर आप बैलेंस लेके चलेंगे, अपना बजट बना के चलेंगे, तो उस खर्चे को आप ढंग से कर पाएंगे। यहाँ बैठकर जो मंगल तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो आपके जो छोटे भाई हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो आसपास वाले हैं, उनसे थोड़ा सा ये मंगल आपको कह सकते हैं कि संबंध विच्छेद न सही, थोड़ी सी खटास संबंधों में ला सकते हैं छोटे भाई के साथ। तो इस बात का ध्यान रखना है। या ये भी दिखा रहा है कि आपके छोटे भाई किसी यात्रा पे जा सकते हैं, बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हैं, जो कि फिलहाल पॉसिबल नहीं है, पर ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ है। अब फिलहाल पॉसिबल क्यों नहीं है आपको पता है, कोरोना की वजह से। और कुंडली में भी ये साफ दिख रहा है, राहु केतु के बीच सारे ग्रह हैं, सारे के सारे, एक भी बाहर नहीं है। चंद्रमा तो घूमता ही रहता है। तो एक तरह की अजीब सी सिचुएशन है। और शुरुआत भी इसकी 4 तारीख अष्टमी को हुई थी नवंबर की, और जो राहु का दिन था 4 तारीख अष्टमी राहु की डेट थी। उसके बाद 22 तारीख को पैदल मार्च हुआ, वो भी राहु का ही है। इसके साथ साथ बहुत देशों में 22 तारीख को एक्शन लिए गए जो राहु का नंबर है। और पिछले महीने की जो अमावस्या थी वो 22 तारीख को थी। इस महीने की अमावस्या वो भी 22 तारीख को है, जो राहु का ही नंबर है। तो ये राहु शनि का खेल है जिसमें गुरु फंस गए हैं। अब गुरु इनकी गिरफ्त से बाहर तो निकले हैं, राहु की गिरफ्त से बाहर निकले हैं, पर शनि के साथ आ गए हैं, शनि के प्रभाव में आ गए हैं। और शनि से अगर राहु केतु देखा जाए तो शनि से केतु 12वें भाव में है और राहु जो है 6ठे भाव में है। तो 12वां घर जो है वो भी लॉस का, एक्सपेंडिचर का, जेल का, इस टाइप के बंधन का होता है। और 6ठा घर तो होता ही रोग ऋण शत्रु का है। तो अभी तक टाइम लगेगा जब तक कुछ ग्रह इससे बाहर निकलते नहीं हैं। और ये मई से पहले निकलने वाले हैं नहीं, जून में, तो उससे थोड़ा सा आराम ही मिलेगा। और चेंज तो आएगा जब राहु केतु अपनी स्थिति बदलेंगे, और ये बदलेंगे करीब 23 अक्टूबर। तब तक शायद कोई वैक्सीन आ जाए, कोई इलाज आ जाए, तब तक थोड़ा सा ये रहेगा। पर आपके लिए ये है कि आपकी रिकवरी जल्दी से होगी, क्योंकि देखिए शनि 11 तारीख को रेट्रोगेट हो रहे हैं, गुरु 15 तारीख को और शुक्र 13 तारीख को। तीनों की कंडीशन में गुरु जो अष्टम में है सप्तम का रिजल्ट देंगे, शनि भी सप्तम का रिजल्ट देंगे, शुक्र 11वें भाव का रिजल्ट देंगे। ये सारी ही जगह शुभ हैं,
सारी ही जगह शुभ हैं, तो एक तरह से आपको राहत मिल रही है। ईश्वर की तरह आपके ऊपर एक ब्लेसिंग है आपके लिए, आपकी राशि के लिए, आपके लग्न के लिए। राशि के लिए कुछ ज़्यादा है, क्योंकि लग्न के लिए पहले से ही इतना बुरा समय नहीं है जितना राशि के लिए। उनकी ढैया चल रही है, लग्न से ढैया नहीं चलती। अब अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य जब तक 11वें भाव में है बहुत अच्छा है। 14 तारीख तक 11वें भाव के सूर्य शत्रु समाप्त करते हैं, यश देते हैं, लाभ देते हैं और उच्च पद प्राप्ति कराते हैं। अब ऐसे वक्त में भले ही ये सब ना हो, पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा। आप जैसे अगर आपकी नौकरी चली भी गई है तो आपसे जो ऊपर वाले लोग हैं वो आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, कहेंगे हाँ भाई इसके बाद आप मेरे पास आ सकते हैं, या फिर मैं संभाल लूँगा, तो चिंता मत कर। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको सपोर्ट मिलेगा पिता के थ्रू, पिता के जो रिलेटिव्स हैं या फिर आपके जो बॉसेस हैं, वो 14 तारीख तक आपकी बात ज़्यादा सुनेंगे। तो उससे पहले आप उनसे कुछ बात तय कर लीजिए, कह दीजिए हाँ, बात मनवा लीजिए किसी तरह से, तो आप इस ज्योतिष की ये जो मासिक फल मैं कर रहा हूँ उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर शुक्र और बुध की बात करें, शुक्र अपने ही घर में है, 12वें घर में है और अपनी ही राशि वृषभ में है। बुध भी वहाँ पर है, बुध वहाँ पर 9 तारीख को पहुँच जाएंगे और लगभग 24 तारीख तक यहीं पर रहेंगे। 24 तारीख तक रहेंगे। 24 तारीख के बाद वो आपके लग्न में आ जाएंगे, जहाँ पर वो भद्र योग बनाएंगे राहु के साथ। भद्र योग होता है जब बुध अपनी ही राशि में या एक्सॉल्टेशन में केंद्र त्रिकोण में होते हैं। तो 24 को बनाएंगे, 24 तक लगभग महीना चला जाएगा, तो उसके बाद आपको और भी अच्छा समय आएगा, बुध आपका फेवर करेंगे। भद्र योग जब आता है तो व्यक्ति की बुद्धि बहुत अच्छी तरह चलती है, उसे भौतिक सुख मिलते हैं, उसके कार्य में, उसके व्यापार में, उसके फैमिली लाइफ में अच्छी चीज़ें होती हैं। घर में कोई शुभ काम हो सकता है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई संभावना मिल सकती है जिसका आपने सोचा भी नहीं था, क्योंकि बुध आपके लग्न के स्वामी हैं और राहु उनके शत्रु नहीं है। बुध के राहु से मित्रता है, हालांकि केतु के साथ बुध उतना अच्छा नहीं करते हैं। तो हम शुक्र की बात कर रहे थे। अब शुक्र यहाँ पर दिखा रहे हैं विदेशों से लाभ, फॉरेन से लाभ, फॉरेन चीज़ों से लाभ। तो अब विदेश यात्रा, तो अगर आपका कोई बिजनेस है इंटरनेट के थ्रू या इस तरह के आपके कनेक्शन है, तब तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ शुक्र आपको सुख, भोग, ऐश आराम, स्त्री हैं तो पति सुख, पुरुष हैं तो आपको स्त्री सुख, पत्नी सुख, विवाह सुख, ये सब मिलने की संभावना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी किससे मुलाकात हो सकती है, किसी खूबसूरत पुरुष से या किसी खूबसूरत स्त्री से आपकी मुलाकात हो सकती है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन सकती है, आपका कोई बॉयफ्रेंड बन सकता है, और ये संभावना है कि अगर वो थोड़ा दूर का या दूसरे कल्चर का भी हो सकता है। यहाँ जो बैठे हुए गुरु हैं, जब रेट्रोगेट होने के बाद सप्तम का असर देंगे, गुरु रेट्रोगेट रहेंगे 15 मई से लेकर 12 सितंबर तक, तो संभावनाएं हैं शादी होने की, विवाह होने की, क्योंकि सप्तम के गुरु तो भाई इस चीज़ के लिए फेमस हैं। जब सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि रहती है तो लोगों की शादियां होती हैं। शादियां होने के लिए किसी का रिलेशन में आना जरूरी है, या फिर अरेंज मैरिज भी हो सकती है। तो आपके लिए 15 मई के बाद संभावनाएं हैं किससे मुलाकात होने की, किसी के थ्रू किसी से मुलाकात होने की। यहाँ पर जब गुरु आएंगे तो वो यहाँ से फिर आपके 11वें भाव को देखेंगे और तृतीय भाव को देखेंगे। वैसे तो वो यहीं रहेंगे, पर रिजल्ट इस तरह का देंगे, तो उससे आपका लाभ बढ़ेगा। अचानक से कोई इच्छा पूर्ति होगी, बिजनेस में, घर में कुछ ऐसा होगा जो आप चाह रहे थे। अब इच्छा हो सकती है ये आपको कोई पति पत्नी मतलब कि शादी हो जाए आपका कोई प्रेमी प्रेमिका मिल जाए आपको, या फिर आपके बच्चे हो जाएं। सभी इच्छाएं, कोई ना कोई इच्छा पूर्ति होगी। इसके साथ साथ आपके छोटे भाइयों से संबंध सुधरेंगे, जो कि मंगल की वजह से, मंगल डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पर जब रेट्रोगेट गुरु जाएंगे तो वो संबंध सुधरेंगे। शनि भी अगर यहाँ पर रेट्रोगेट होते हैं तो सप्तम का जब रिजल्ट देंगे तो सप्तम में ये ढैया नहीं है, तो स्टिल बेटर, बिजनेस के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। हालांकि भाग्य में थोड़ी सी रुकावट डालेंगे, पर इतनी नहीं जितनी अब डाल रहे हैं, तो आपके लिए स्थिति थोड़ी कवर ही होगी। चीज़ें रुक रुक के होंगे फिर भी, क्योंकि लग्न में राहु हैं और शनि राहु को देखेंगे, तो शनि राहु ये
पिशाचवादा बोल देते हैं, मतलब चीज़ें रुक रुक के होंगी, थोड़ा डर रह सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है। प्रॉब्लम किसको नहीं आती है, डर किसके जीवन में नहीं होता, पर जो प्रॉब्लम में संभल के चलता है, जो डर से जीत जाता है, जो हार नहीं मानता है, जो आगे बढ़ते रहता है, वही ऊंचाइयों को छूता है। और जो मैंने कहा है कि भाई अचानक से धन मिलेगा, पैसा आएगा, वो चीज़ें उनके जीवन में होती भी हैं। तो आशावान रहिए, हार मत मानिए, लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल जो समय है उसका सदुपयोग करिए। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जब हम काम में बिजी रहते हैं तो सीखने के लिए समय नहीं होता। अब आपके पास समय है, आप जिस भी कार्य में थे उसमें जो टैलेंट चाहिए आप उसको उभार सकते हैं, उसको और निखार सकते हैं। आपके पास समय है प्लानिंग के लिए, एक आइडिया के लिए। वो समय नहीं मिलता बैठने का भी। अब आपके पास समय, आप सोच सकते हैं कोई एक ऐसा आइडिया। मनुष्य का दिमाग ने देखिए क्या नहीं किया, जहाज जो किसी ने सोचा नहीं था, इंटरनेट, वाईफाई, चांद पे पहुंच गए, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो वो भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं। अगर आप सोचेंगे ध्यान से, कोई ना कोई ऐसी युक्ति आपके दिमाग में आ सकती है जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। पर शर्त यह कि आप कर्महीन ना बने, आप कर्म में लगे रहें, आप सोचे कि क्या किया जा सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कर्महीन ना बने, क्योंकि राहु जो हैं मंगल पर गिरफ्त डाल रहे हैं। राहु यहां से अपनी नवम दृष्टि से मंगल पर गिरफ्त डाल रहे हैं, उसको फ्रोजन कर रहे हैं, उसको जमा रहे हैं, आपके एक्शन को रोकना चाहते हैं। वो आप में ये चीज लाना चाहते हैं कि भाई अब तो कोरोना है, कुछ होगा नहीं, अब कुछ होना नहीं है, अब तो बैठो घर में, अब क्या होगा, अब जो होगा देखा जाएगा, जब ही देखेंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको विचार करना है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है। अगर आप स्त्री हैं तो अपने बच्चों का, अपने पति का, आप पुरुष हैं तब भी अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का ये ध्यान रखना है कि घर में शांति बनी रहे। और अपने बच्चों को कुछ सिखाना है, और पत्नी से कुछ सीखना है, पति से कुछ सीखना। आपकी शादी नहीं हुई है तो अपनी स्टडी करना है, बैठ के अपने प्लानिंग बनाना है, जब भी एग्ज़ाम का वक्त आएगा, ताकि आप अच्छे अंक ला सकें। आपको रुकना नहीं है, आपको बढ़ते जाना है। बिजनेस में है तो अपना प्लान करना है कि अब भाई इसके बाद कैसे कैसे करना है, क्या बदला जा सकता है, क्या किया जा सकता है। और ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपकी कुंडली में राजयोग है, आपकी कुंडली में सौभाग्य योग भी है। सौभाग्य योग भी है क्योंकि देखिए नवम भाव का जो स्वामी है वो अपनी ही राशि में बैठा है, भले ही अष्टम में हो तो अपनी राशि में बैठा है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगा। अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि ले जाएगा, अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि ले जाएगा। आप अचानक से बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना चाहेंगे। हालांकि ये अपने पिता के लिए अच्छा नहीं है। पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। आपके जो बॉसेज हैं उनसे आपकी थोड़ी गलतफहमी हो सकती है। इसके साथ साथ शुक्र और बुध जो बैठे हुए हैं एक साथ, ये लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ, तो एक तरह का अच्छा योग है। फिलहाल इसका रिजल्ट ना भी मिले तो आप इस तरह से मान लिए कि आपके नाम की चिट्ठी तो आई है पर डाक खाने में बंद है। कोरोना की वजह से, ग्लोबल प्रॉब्लम की वजह से, पृथ्वी के जो चार्ट है उसकी कुंडली की वजह से वो चिट्ठी अब भगवान किसी को भेज नहीं रहे। अब वो पड़ी है तो पड़ी है। पर अगर आपके नाम की आई है और आप सही कर्म कर रहे हैं तो फिर ये चिट्ठी आप तक आएगी ज़रूर, थोड़ा लेट आएगी, तो इंतज़ार कीजिए। यही तो परीक्षा है कि इंतज़ार कीजिए और एक क्या कह सकते हैं मर्यादा के साथ, विश्वास खोए बिना, अपना विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने की चाह को बना रखने के लिए। ऐसे भी अगर कोई टाइटल मिलता है कि धन वर्षा होगी या कुछ इस तरह का, तो उससे ये नहीं, उससे अब कुछ नहीं होगा भाई, अब तो कोरोना चल रहा है भाई कैसे होगा। अरे सब होगा भाई। समस्या आती है तो जाती है, मनुष्य आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, अच्छी दिशा में आगे बढ़िए। इस समस्या से हमें सबको सीखना है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। पर सबसे पहली गलती तो प्रकृति का जो विनाश किया है उसको करना है। जनसंख्या जो विस्फोट हुआ है, उद्योग जो विस्फोट हुआ है, ये जो हम बम, एटम बम, हर जगह मिसाइल, हर जगह अपना ही साम्राज्य बनाते जा रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमें इसको सुधारना है, इससे सीखना है, तब फिर ऐसा शायद भविष्य में ना हो। हम नहीं सीख रहे हैं तो फिर से ऐसा होगा ही, क्योंकि जब कोई चीज़ इतना ज़्यादा बढ़ती है, चाहे मनुष्य हो या कोई भी हो, प्रकृति को नुकसान करने लगती है तो उसका विनाश अवश्यंभावी हो जाता है। ये धर्म के लिए भी ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। तो ये रहा आपकी महीने का जो मासिक फल है। बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए 15 तारीख के बाद से अच्छा समय,
15 तारीख तक उनका थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि रेट्रोगेट होने पर गुरु थोड़ा सा सप्तम का रिजल्ट देंगे। हालांकि उनकी पढ़ाई के बारे में विशेष ध्यान रखना है। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा समय, प्रेम संबंधों के लिए, शादी के जिनकी शादी हो गई है उनके लिए भी, जो नहीं हुई है उनके लिए भी, खास करके 15 मई के बाद, क्योंकि गुरु आ जाएंगे सप्तम में। हालांकि केतु हैं आपके सप्तम में, तो थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। सब कुछ होने के बाद भी मन में एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा, कुछ ऐसा जो है नहीं। केतु राहु क्या करते हैं, जो है नहीं उसको जिंदा कर देते हैं, एक इल्यूजन कर देते हैं कि जो नहीं है उससे भी इंसान परेशान रहता है, गलत फहमी ला देते हैं एक दूसरे के बीच। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई गलत फहमी आपके दोस्त के, आपकी पत्नी के, आपके गर्लफ्रेंड के, आपकी प्रेमी के, आपकी प्रेमिका के बीच ना रहे। आपस में प्रेम बना रहे, पारदर्शिता बनी रहे, क्योंकि अगर पारदर्शिता नहीं है तो राहु केतु ज़्यादा नुकसान करते हैं। पारदर्शिता के लिए क्या जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, बुद्धि जरूरी है और अच्छे कर्म जरूरी हैं। तो इस तरह का था आपका मिथुन राशि का राशिफल मई के लिए। गुरु की हमने दृष्टियों की बात की। पंचम पे जो दृष्टि है 1 2 3 4 5, वो आपको, उससे आपको अच्छा लाभ होगा। अच्छी दृष्टि है, ज्ञान का लाभ होगा, आध्यात्मिकता की तरफ आपका लाभ होगा। पर ये दृष्टि आपको थोड़ा सा सुख भोग की तरफ ले जा सकती है और थोड़ा सा व्यक्ति हो सकता है नशे की तरफ भी जाए। सबके लिए जरूरी नहीं है अगर कुंडली में ऐसे योग हैं तो। पर ये ही दृष्टि आपके लाभ कराने के लिए अच्छी है, धन लाभ के लिए अच्छी है, आपके परिवार के लिए अच्छी है। और यहाँ से जो चतुर्थ पर दृष्टि है, घर खरीदने के योग बना रही है। आपकी माता से संबंधों को सुधार आएगा, इस चीज़ के बारे में गुरु की दृष्टि यहाँ पर दिखा रही है। इसके साथ साथ आपके जो आसपास के जो दोस्त हैं, बचपन के जो दोस्त हैं, उनसे आपको लाभ हो सकता है, उनसे संबंधों में सुधार आएगा। अगर शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि की दृष्टि 1 2 यहाँ से आपके 10वें स्थान पर है, तो थोड़ा सा कार्य में रुकावट लाएंगे, कार्य धीरे धीरे बनेंगे। हालांकि ये असर कम हो जाएगा 11 मई के बाद, क्योंकि वो रेट्रोगेट हो रहे हैं। उसके बाद भी भाग्य में थोड़ी सी शनि थोड़ा सा अड़ंगा डालने की कोशिश अवश्य करेंगे, इसलिए शनि के उपाय करते रहें। यहाँ से जो शनि की 7वीं दृष्टि है वो परिवार पर है, वाणी पर है, तो अपनी वाणी को अच्छा रखें। आपकी वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार में एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी शनि करा सकते हैं। आपके नेचर में भी लेजीनेस ला सकते हैं। आपके नेचर में ऐसा अरे यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो आज का काम कल पर ना छोड़ें। किसी पर भरोसा ना करें, काम के उसमें हर चीज़ को चेक करें। अपने से छोटे, गरीब, अपने से कमज़ोर लोगों को ना सताएं, उनकी सहायता करें, उनका साथ दें। इसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा करें, शिव जी की पूजा करें। शनि के जो भी उपाय हैं शनिवार को उनको अवश्य करें। शनि के बाद अगर मंगल की बात करें, मंगल की 4थी दृष्टि 12वें भाव पर है, तो आप में कामुकता बढ़ेगी, आप में स्त्री सुख, स्त्रियों में पुरुष सुख के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, पति पत्नी के बीच आकर्षण बढ़ेगा, प्रेमी प्रेमिका के बीच आकर्षण बढ़ेगा और आप अपने प्रेम जीवन का, विवाह जीवन का आनंद भी ले पाएंगे। इस चीज़ के लिए तो मंगल अच्छे हैं, पर आपके पिता के लिए अच्छे नहीं है। लक में थोड़ा सा रुकावट डालेंगे। आपके छोटे भाई के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं, हालांकि आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। इसके साथ साथ घर, गाड़ी, मकान, खास करके घर खरीदने, ज़मीन खरीदने की अगर कोई बात है तो उसमें मंगल आपका साथ देने वाले हैं। अब डिपेंड करता है देखिए आपकी कुंडली के ऊपर, और जो पृथ्वी की कुंडली में जो प्रॉब्लम है वो सभी के साथ है। सूर्य का पंचम को देखना अच्छी बात है, बच्चों के लिए तेज रहेगा उनमें, वो अच्छा कर पाएंगे। घर पे पढ़ाई जो कर रहे हैं वो उसमें 14 तारीख तक इस प्रॉब्लम 14 तारीख तक सूर्य अच्छे हैं यहाँ पर। उसके बाद वो भी 12 में घर में आएंगे, तो हेल्थ का ध्यान रखना है, खास करके पिता की हेल्थ का 14 तारीख के बाद ध्यान रखना और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर है और सूर्य 12 में है। तो थोड़ा सा पिता जैसे लोगों की सेहत का ध्यान रखना आवश्यक है। उनसे संबंधों में भी थोड़ी गलतफहमी आ सकती है, इस बात को याद रखिएगा। शुक्र बुध मिलकर 6ठे भाव को देख रहे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, 6ठे भाव को देख रहे हैं। तो आपके शत्रु जो हैं, आपसे
जीत नहीं पाएंगे। आप उनको अपने प्रेम से, आकर्षण से, आप अच्छी बातों से, अपने अच्छे आचरण से उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते। याद रखिए, अच्छे आचरण से आपको विजय मिलेगी। आप किसी से लड़ाई झगड़े में ना पड़ें तो अच्छा है, उसमें हो सकता है कि जीत ना मिले, पर अगर किसी को आप समझाएंगे, प्यार से कोशिश करेंगे, बुद्धिमत्ता, डिप्लोमेसी का अगर आप यूज करेंगे तो आपको सफलता के बहुत चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये था आपका मिथुन राशि के लिए जो वर्ष फल, मासिक फल है हमारे मई के महीने का। अब थोड़ा बात कर लें त्योहारों की। त्योहारों की बात करना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपके लिए ही ज़रूरी है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। त्योहार एक विशेष दिन होते हैं, समय होता है, एक वक्त होता है। बोलते हैं ना, वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। उस वक्त ही एक ही व्यक्ति को राजा बना सकता है और रंक भी बना सकता है। तो अच्छे वक्त का यूज करना आपको सौभाग्य को बढ़ा सकता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो इसी बात के लिए एकादशी 3 मई को मोहिनी, 18 मई को अपरा। तो जिसका भी गुरु अच्छा नहीं है, जिसकी भी गुरु की दशा चल रही है, उसने अपने जो कार्य अच्छे भी हो रहे हैं उनको बढ़ाना है, या गुरु प्रॉब्लम में है, किसी तरह से गुरु से अच्छे रिलेशन नहीं है, गुरु से रिलेटेड भावों में कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए एकादशी का व्रत रामबाण है। रामबाण है और वैसे भी बहुत ही अच्छा व्रत है। मोहिनी के बारे में आप जानते हैं, आपने कहानी सुनी होगी भगवान विष्णु की। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। जब जो असुर लोग थे वो अमृत कलश लेकर भाग गए थे, तो भगवान विष्णु ने इतना सुंदर रूप धारण किया था कि वो मोहिनी की बातों को सुनने के लिए मजबूर हो गए थे, वशीभूत हो गए थे उनके। और ये बात उन्होंने मान ली थी कि मोहिनी सब में अमृत को बांटेंगी, और इस तरह भगवान विष्णु ने यह अमृत देवों को दिया था। तो इस दिन जो व्रत रखता है उसे अमृत पान जैसा आयु बढ़ती है, मटेरियल भौतिक सुख मिलते हैं, संबंधों में सुधार होता है, और एक तरह से हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पुण्य भी मिलता है। अपरा बोलते हैं इस दिन व्रत करने से जैसे कि आपने बद्रीनाथ की यात्रा की हो, केदारनाथ की यात्रा की हो, ऐसा पुण्य मिलता है। तो ये आपकी 18 तारीख को, इसको निर्जला भी बोलते हैं, बिना जल के भी कुछ लोग व्रत रखते हैं। आप देखिएगा, ये आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग कीजिएगा। 7 तारीख को पूर्णिमा है। जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा नहीं है, जिन लोगों का मन उदास रहता है, या फिर खिन्न रहता है, या फिर जिन्हें गुस्सा आता है, या फिर जिनके अंदर धैर्य नहीं है, जिनकी चंद्रमा की दशा महादशा चल रही है, उनके लिए पूर्णिमा का जो व्रत है वो फिर से रामबाण है, जो खाली नहीं जाता है। आप व्रत रहिए, रात को खीर बनाइए, मतलब शाम को ही बना लीजिए, रात को वो खीर जो है चंद्रमा की रोशनी में रहनी चाहिए, और सुबह अगले दिन मतलब कि प्रतिपदा प्रथमा तिथि को आप उसका पान कीजिएगा। तो ये बहुत ही मतलब कि कह सकते हैं कि जांचा परखा लाखों लोगों का किया हुआ है, और इससे सभी को लाभ होता है, तो आपको भी जरूर होगा, तो आप लाभ उठाइएगा। 20 तारीख को शिवरात्रि है। तो भगवान शिव तो खुद ही आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, साक्षात ईश्वर हैं। तो किसी भी ग्रह की कोई भी प्रॉब्लम हो, शिवरात्रि का व्रत किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। खासकर कि मंगल, राहु, केतु और शनि की प्रॉब्लम में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। अमावस्या 22 तारीख को अमावस्या है, फिर से राहु की डेट को अमावस्या है, इसलिए ये महीना भी क्रिटिकल रहने वाला है कोरोना के हिसाब से। इस दिन अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, सूर्य आपकी कुंडली में एफ्लिक्टेड है, सूर्य को पापी ग्रहों ने घेर रखा है, सूर्य से नवम दसम भाव को पापी ग्रहों का प्रभाव है, 5वें 9वें जो घर हैं उन पर पापी ग्रहों का प्रभाव है, तो उसको पितृदोष बोल दिया करते हैं। या ऐसा नहीं है कि पितरों ने आपको श्राप दे दिया है, थोड़ा सा डिसबैलेंस है, कोई बात है जो आपको अपने नहीं की है, कुछ ना कुछ एनर्जी में कुछ है, भला पितृ भी कभी किसी को श्राप देते होंगे, तो उसके लिए है। तो अमावस्या के दिन आप व्रत रखिएगा, गरीबों को दान कीजिएगा, अपने पितरों के लिए प्रार्थना कीजिएगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, तो आपकी चहुतरफा उन्नति होगी ही होगी। 14 तारीख को संक्रांति है। संक्रांति बड़ा विशेष दिन है। इस दिन पूजा करना, पाठ करना आपके भौतिक सुखों में और आध्यात्मिक जो हमारा क्षेत्र है उसमें आपका विकास होता है। इसके साथ साथ अगर किसी की कुंडली में कोई श्राप है तो
जब सूर्य उस घर में प्रवेश करते हैं, जैसे कि किसी का 9वें घर के थ्रू पितृ श्राप बन रहा है, तो जब सूर्य 9वें ग्रह में प्रवेश करेंगे, जो संक्रांति आएगी, उस दिन से लेकर 40 दिन तक पितृ श्राप संबंधित मंत्रों का जाप किया जाए तो वो श्राप बोलते हैं कम हो जाता है, वो दोष कम हो जाता है, काफ़ी हद तक क्षीण हो जाता है। तो मुझे आशा है आप इस सब का लाभ उठाएंगे और आने वाले महीने आपके लिए अच्छी शुभ समस्याएं, आने वाले महीने आपके लिए अच्छे शुभ समाचार लेकर आएंगे और आपकी लाइफ में तरक्की होगी। आप विश्वास रखें, आशा न खोएं, आशावान रहें, सब अच्छा होगा। हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम को भी मिटा देंगे और आगे भी बढ़ेंगे। इसी के साथ ये प्रोग्राम मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, पर जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।